हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वेल्दी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ के बारे में जो कि स्टॉक मार्केट पर हमें देखने को मिलता है। काफ़ी कॉमन सी चीज़ है लेकिन इसका आंसर हो सके तो कुछ लोगों को पता होगा भी और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो चलो आज हम लोग वो चीज़ों को क्लियर करते हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कोई भी जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, इसकी प्राइस हमें शेयर मार्केट में कभी बढ़ती देखने को मिलती है तो कभी यहाँ पर घटती देखने को मिलती है। तो शेयर प्राइस ये घटता है बढ़ता है क्यों? कोई भी कंपनी को देखो तो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। लाइव मार्केट में देखोगे तो थोड़ी सी टाइम में 25 रुपये बढ़ गया, थोड़ी सी टाइम में 50 रुपये गिर गया। तो कुछ इस प्रकार से ऊपर नीचे होती रहती है और कोई कोई कंपनी क्या होता है कि ऐसे ऐसे चलती रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है, कुछ इस प्रकार से रेंज में रहती है। तो ऐसा क्यों होता है और क्यों कोई भी कंपनी का प्राइस ऊपर नीचे अप डाउन होते रहता है? इसका मतलब क्या होता है? सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है? अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो तो इन सभी चीज़ों के बारे में एक-एक करके अच्छी तरह से समझनी चाहिए कहीं भी इन्वेस्टिंग करने से पहले। लेकिन वीडियो के शुरू में ही आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एडवाइज़री या फिर रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लेनी चाहिए या फिर खुद की रिसर्च भी कर लेनी चाहिए, ठीक है? चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कोई भी कंपनी की शेयर प्राइस ऊपर नीचे क्यों होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें शेयर प्राइस बढ़ने और घटने के पीछे मेन दो कारण होते हैं, ठीक है? डिमांड एंड सप्लाई। हो सके तो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। अगर इकोनॉमिक्स आपका मेन स्ट्रीम नहीं भी रहा है तो भी हो सके तो आप लोगों को ये पता होगा। नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। डिमांड मतलब जो लोग डिमांड करते हैं मतलब मांगते हैं, इसकी मांग की बात की जा रही है। और यहाँ पर सप्लाई का मतलब होता है देना, ठीक है? तो डिमांड का मतलब होता है मांगने वाला और सप्लाई मतलब देने वाला, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं लॉकडाउन के टाइम की, ठीक है? लॉकडाउन में क्या था कि यहाँ पर सभी दुकानें बंद हो गई थी, तो ऐसे में फैक्ट्रीज वगैरह सारी चीज़ें बंद थी। तो ऐसे में लोगों के जो डेली यूजेस के जो सामानें थी वो काफ़ी ज़्यादा उनकी मांग बढ़ गई थी, डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है? लेकिन सप्लाई की बात करें तो कंपनी चूँकि बंद थी तो कुछ भी सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? ये चीज़ें तो आपको नॉर्मली देखने को मिले ही थे उस वक़्त। अब एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, ठीक है? जैसे कुछ भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जैसे हम लोग उस वक़्त लॉकडाउन के समय में कुछ भी सामान खरीदते थे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर हम लोगों ने चीनी खरीदा, ठीक है? चीनी का भाव था 20 रुपये केजी शुरू में, ठीक है? और लॉकडाउन आने के बाद क्या हुआ कि दुकानें वगैरह ज़्यादातर बंद हो गई थी, फैक्ट्रीज़ बंद हो गई थी। तो यहाँ पर चूँकि चीनी कम बनने लगी, तो यहाँ पर सप्लाई तो रुकेगा नहीं, लोग कंज़्यूम कर रहे हैं, डेली यूजेज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर चीनी की खपत ज़्यादा हो रही थी लेकिन बन नहीं रही थी। तो ऐसे में चीनी कम पड़ गई और माँगने वालों की संख्या ज़्यादा थी, खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन चीनी की जो क्वांटिटी है वो कम थी। तो ऐसे में जो चीनी का प्राइस है वो बढ़ गया, ठीक है? 20 रुपये केजी से बढ़कर 25 रुपये, 30 रुपये केजी इस प्रकार से लोग देने लगे। आपको पता होगा मेरे गाँव में तो ऐसे बहुत ज़्यादा हुआ था। हर चीज़ों पर यहाँ पर दुकान में चुपके-चुपके लोग बेचा करते थे क्योंकि दुकान बंद करने का ऑर्डर था। तो लोग आधा शट्टर गिराकर 20 रुपये की चीनी 25 रुपये या फिर 30 रुपये केजी के हिसाब से बेचा करते थे क्योंकि उस वक़्त ऐसा था कि जल्दी मिल ही नहीं रहा था, सभी जगह पर फैक्ट्रीज़ वगैरह बंद थे। तो इसलिए यहाँ पर डिमांड ज़्यादा थी लेकिन सप्लाई थी ही नहीं उतनी चीनी की, तो इस वजह से यहाँ पर चीनी का जो रेट है वो बढ़ गया था, ठीक है? रेट हाइक हो गया था। अब इसी प्रकार से आप दूसरे भी चीज़ों का एग्ज़ाम्पल लेकर चल सकते हो। तो ये होता है डिमांड एंड सप्लाई का फंडा, मतलब डिमांड अगर ज़्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है तो उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है? अब यही हम लोग दूसरी ओर देख लें, इसका दूसरा पहलू अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर लॉकडाउन हट जाने के बाद अगर चीनी यहाँ पर पूरी बनने लगे, ठीक है? धड़ाधड़ फैक्ट्री चालू हो जाए यहाँ पर और चीनी पूरा बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है? पूरा बनने लगे यहाँ पर चीनी, लेकिन यहाँ पर जो डिमांड है वो तो जितना था उतना ही रहेगा, जितना पहले लोग कंज़्यूम करते थे। ऐसा थोड़ी है कि ज़्यादा चीनी बनने लगी तो ज़्यादा लोग चीनी खाने लगे, ऐसा थोड़ी है। जितना लोग कंज़्यूम करते थे उतना ही करेंगे। तो यहाँ पर सप्लाई तो खूब ज़्यादा होने लगा
और यहाँ पर डिमांड उतनी है नहीं, तो यहाँ पर इनको अपना प्रोडक्ट निकालने के लिए प्राइस को घटाना पड़ेगा, ठीक है, प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है, चूँकि बहुत ज़्यादा बन रही है चीनी, तो यहाँ पर इन्हें अपना प्राइस कम करना पड़ गया, तभी लोग यहाँ पर सस्ता देखकर खरीदने आने लगे, ठीक है। तो ये होता है डिमांड एंड सप्लाई का कारण, जिसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस घटता है या फिर बढ़ता है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे देखो यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी अगर बिकती है तो उसमें एक बिड लगाया जाता है, ठीक है, मतलब नीलामी की जाती है। 5 लाख 1, 5 लाख 2 लोग करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर कोई मतलब प्रॉपर्टी है, एक ही प्रॉपर्टी है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर है और इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है, ठीक है, बहुत ही अच्छी जगह पर ये प्रॉपर्टी है और इसे खरीदने वाले लोगों की संख्या की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग खरीदने वाले हैं इस प्रॉपर्टी को, लेकिन प्रॉपर्टी की संख्या कितनी है, सिर्फ एक। अब यहाँ पर देखो सप्लाई तो हो गई सिर्फ एक, अब डिमांड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की है, यहाँ पर नीलामी चल रही है, यहाँ पर 5 लाख यहाँ पर बोला गया, तो लोग यहाँ से बोल दिए 10 लाख, ठीक है, तो प्राइस बढ़ गई प्रॉपर्टी की, 10 लाख हो गई। अब कोई बंदा यहीं से उठकर बोलता है 20 लाख, तो फिर से 20 लाख हो गई, 20 लाख 1, 20 लाख 2 लोग कर रहे हैं, यहाँ पर 50 लाख, फिर 1 करोड़ 2 करोड़, इस प्रकार से इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है 5 करोड़ 10 करोड़ इस प्रकार से बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खरीदने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है सिर्फ एक ही है, ठीक है, उतनी है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रकार से हुआ डिमांड ज़्यादा होने की वजह से और सप्लाई कम होने की वजह से। अब इसका उल्टा हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर देखो, अब हम लोग बात करेंगे क्या कि यहाँ पर जो सप्लाई है, ये इसे मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, ये जो सप्लाई है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे अब, ठीक है, सप्लाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। एक प्रॉपर्टी है वो उसकी जगह पे 2 3 4 5 बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं सप्लाई के अंदर, और यहाँ पर खरीदने वालों की संख्या की बात करें तो सिर्फ 3-4 लोग हैं, लेकिन प्रॉपर्टी यहाँ पर है 10 12 15, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर यहाँ पर 10 प्रॉपर्टी है तो उसके हिसाब से 10 अगर 8-10 अगर रहते यहाँ पर खरीदने वाले, डिमांड करने वाले, तो यहाँ पर ठीक से इन्हें प्राइस मिल जाता। लेकिन यहाँ पर जो सप्लाई है, यानी कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है ये काफ़ी ज़्यादा है अवेलेबल, लेकिन यहाँ पर खरीदने वाले ही उतना नहीं है, तो इन्हें अपने बेचने के लिए इनका मजबूरी है अगर बेचना, तो इन्होंने अपने जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो कम कर दिया ताकि इनका प्रॉपर्टी बिक सके, तब यहाँ पर लोग खरीदने आने लगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से सप्लाई चूँकि ज़्यादा थी लेकिन डिमांड करने वाले लोग है ही नहीं, तो यहाँ पर इनका जो प्राइस है वो घट गया, इन्हें घटाना पड़ गया, ठीक है, बेचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी घटानी पड़ गई इनको अपनी प्राइस। और यहाँ पर चूँकि इनकी डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं थी इन लोगों की, तो इन लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोगों ने बोला होगा अरे भाई इतना कम करो तभी लूँगा, ठीक है, क्योंकि इनको ही पता है कि ये लोग अब करेंगे क्या, कोई खरीदने वाला है ही नहीं इनका, तो हम ही लोग लेंगे। तो इन लोगों ने बोला कि भाई थोड़ा कम करो, 1 करोड़ दाम बोला है तो 50 लाख बोल दिया, या फिर 30 लाख बोल दिया, या फिर 60 लाख 70 लाख बोल दिया, और कोई खरीदने वाला नहीं है, तो लास्ट में इन लोगों को अगर बेचना ज़्यादा मजबूरी है तो ये लोग बेच देंगे उतने प्राइस में। तो ये जो प्रॉपर्टी की प्राइस है वो घट गई क्योंकि यहाँ पर डिमांड उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, सप्लाई तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन डिमांड ही नहीं थी। तो यहाँ पर ये होता है डिमांड एंड सप्लाई का वजह, जिसके चलते यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस घटता है या फिर बढ़ता है। अब यही चीज़ें होती हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। एग्जांपल्स मैंने आपको 2 बताए और उनके माध्यम से आप लोगों को ये चीज़ें तो समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि ये डेली टू डेली लाइफ में ये यूज होते ही हैं, डिमांड एंड सप्लाई आपको देखने को मिलता ही है, ठीक है। अब शेयर प्राइस में भी यही चीज़ होती है, अगर कोई कंपनी आती है और उसके ऊपर कोई भी न्यूज है काफ़ी अच्छा, जैसे यहाँ पर हम लोग टाटा की बात करें, टाटा में अगर कोई न्यूज आई कि टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ऑर्डर मिल चुके हैं, तो ऐसे में लोगों ने न्यूज सुना तो लोग खरीदने के लिए दौड़ने लगे कि भाई मैं भी टाटा में हिस्सेदारी लूँगा, मैं भी शेयर होल्डर बनूंगा, मुझे भी इन्वेस्ट करना ताकि मुझे भी फ़ायदा हो। तो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन शेयर होल्डर अगर कोई होता है या फिर बनना चाहता है, ठीक है, तो शेयर होल्डर बनने के लिए उन्हें शेयर खरीदना पड़ेगा। तो शेयर खरीदेंगे कैसे, यहाँ पर कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए,
तो शेयर खरीद बिक्री दो लोगों के माध्यम से होता है, एक होता है बायर और एक होता है सेलर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सेलर जो पहले से शेयर खरीद कर रखा है वो बेचना चाहेगा तभी तो ये लोग बायर खरीद पाएंगे, ठीक है। अगर सेलर भी यहाँ पर बैठे रहे सभी के सभी सेलर कि नहीं भाई शेयर प्राइस अब बढ़ेगा, कंपनी को बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हैं तो मैं क्यों बेचूं यार, मैं नहीं बेचूंगा, तो यहाँ पर बायर्स भी नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो सेल कर देते हैं, कुछ रखे रहते हैं, तो जो कुछ लोग सेल करते हैं वो खरीदने वाले खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है कि यहाँ पर अगर इसकी जो ऑर्डर मिली है तो उसकी वजह से यहाँ पर ये कंपनी को खरीदने की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हैं, लेकिन सेल करने वाले हैं ही नहीं कोई, ठीक है। तो उसका जो प्राइस है शेयर प्राइस टाटा मोटर्स का वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि खरीदने वाले तो बहुत ज़्यादा लोग हैं लेकिन सप्लाई कम हो रहा है। जो सेलर्स हैं वो स्टॉक बेच ही नहीं रहे हैं, मतलब यहाँ पर सप्लाई मिल ही नहीं रहा है लोगों को, तो यहाँ पर शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ते जाएगा। लोग यहाँ पर बीड बढ़ाते जाएंगे कि भाई टाटा मोटर्स 1000 रुपये का शेयर है तो यहाँ पर मैं तुम्हें दे दूंगा 1500 रुपये, ठीक है, 1500 दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर फिर भी लोग यहाँ पर नहीं बेचने के लिए तैयार होते हैं 1600, इस प्रकार से स्टॉक प्राइस बढ़ते जाता है ऊपर। अब यही इसका उल्टा हो जाता है, टाटा मोटर्स में बोलता है कि इस साल या फिर इस महीने टाटा मोटर्स की जो गाड़ियां हैं वो ज़्यादा नहीं बिकेंगी। ये ऐसा अगर न्यूज़ देखने को मिलता है तो ऐसे में लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि यार कंपनी का इसमें घाटा होगा, तो लोग बेच कर निकलना चाहते हैं कि भाई मुझे इसमें नहीं रखना है अपना पैसा, नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो लोग बेचने के लिए निकलना चाहते हैं और निकलने के लिए उन्हें अपने जो शेयर्स हैं उन्हें सेल करना होगा। तो जिन लोगों ने टाटा का शेयर रखा हुआ है वो अब शेयर बेचने गए तो ये बन गए सेलर, ठीक है। अब सेलर्स काफ़ी ज़्यादा बन गए, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पर बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ कुछ खास नहीं लगा, न्यूज़ उन्हें काफ़ी बैड लगी कि टाटा मोटर्स की आगे सेल उतनी अच्छी नहीं होने वाली है। तो इस वजह से लोग आए यहाँ पर अपनी जो शेयर्स है उन्हें बेचने, क्योंकि यार उन्हें लग रहा है कि यार मेरा नुकसान होगा इसमें। अगर कोई भी कंपनी की बैड न्यूज़ आती है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो किसी भी कंपनी की बैड न्यूज़ आती है और अगर उसमें लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है तो वो बैड न्यूज़ के चलते लोग अपना जो शेयर है वो बेचना चाहते हैं और उससे अपनी हिस्सेदारी निकालना चाहते हैं कि भाई मैं इस कंपनी का हिस्सेदार नहीं रहूँगा, इसमें मुझे घाटा हुआ, और दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बेचने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब स्टॉक्स यहाँ पर जो मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ जाती है, मतलब जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब खरीदने वालों की डिमांड होनी चाहिए, लेकिन खरीदने वाला भी वही सोच रहा है कि भाई अगले महीने तो सेल इसकी आएगी नहीं, तो खरीदने वाले उतने कुछ खास नहीं है। जो लोग खरीदना चाहे तो थोड़े बहुत लोग ही खरीदना चाहेंगे, तो कुछ लोग ही खरीदेंगे, तो इस वजह से डिमांड करने वाले लोग कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर सेल करने वाला चूँकि ज़्यादा है तो इसलिए जो उसका भाव है वो गिरेगा, ठीक है। सप्लाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो गया, शेयर्स बहुत ही ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग बेच रहे हैं, लेकिन खरीदने वाला कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो गिरते जाएगा। 1000 उसका अगर शेयर प्राइस है और कोई नहीं खरीदने के लिए मिल रहा है तो लोग बोलेंगे कि भाई 900 में ले लो, 900 में ले लो, उतने में भी कोई नहीं तैयार है खरीदने के लिए, 800 में ले लो भाई, 800 में ले लो। इस प्रकार से करते करते यहाँ पर इसकी शेयर प्राइस गिरने लगती है। अब कोई इन्हीं के बीच में आता है कोई बड़ा इन्वेस्टर, जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, FII वगैरह, तो वो लोग अगर इन कंपनी पे ट्रस्ट रखते हैं, कोई भी बंदा ट्रस्ट रखता है और काफ़ी अच्छी अमाउंट डालकर यहाँ पर इन्वेस्ट करता है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो बेच रहे हैं 1 करोड़ शेयर्स, और मान लो यहाँ पर 50 लाख या 60 लाख भी शेयर खरीद लेते हैं, तो जो उसकी प्राइस है वो बढ़ने लगती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बाय कर लिया, काफ़ी ज़्यादा शेयर्स बाय किया, भले एक आदमी बाय किया या फिर ज़्यादा लोगों ने बाय किया। यहाँ पर अगर लोगों ने डिमांड चालू कर दिया तो यहाँ पर फिर से शेयर का जो प्राइस है वो उठने लगेगा, जो भाव है वो बढ़ने लगेगा, ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ने लगी है। तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के माध्यम से आप लोगों ने समझा कि किस प्रकार से शेयर का प्राइस बढ़ता है। अब जैसे कि मैंने बोला न्यूज़ के बारे में, अब न्यूज़ का भी इसमें बहुत ही ज़्यादा रोल होता है कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर नीचे होने में। अब ये न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, कोई भी गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट रूल्स, या फिर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होते हैं, ठीक है, एजेंसीज बहुत ही ज़्यादा बैठे होते हैं जो कि
मतलब कंपनीज के ऊपर रेटिंग अपनी देती है। ऐसे बहुत ज़्यादा एजेंसीज होती हैं जो लोग टीवी पर आते हैं और न्यूज़ वगैरह में आते हैं, जो लोग अपनी राय देते हैं कंपनी के ऊपर कि ये बाय करना ठीक रहेगा या नहीं। वो लोग एडवाइजर्स होते हैं, वो लोग यहाँ पर अपनी रेटिंग देते हैं किसी भी कंपनी पर बाई एंड सेल की। अगर किसी कंपनी पर यहाँ पर बोल दिया कि इसमें कुछ खास आगे चलकर प्रॉफिट नहीं होने वाला है, या कुछ भी बैड न्यूज़, कुछ भी बैड मतलब एक्सपेक्टेशन इन्होंने रख दिया, तो ऐसे में लोग सुनकर यहाँ पर जो भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे होंगे उन्हें सेल करने लगे, तो शेयर का प्राइस गिरने लगेगा। ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर और भी होते हैं FII या फिर DII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और DIE डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं इनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। और ये लोग कहीं पर भी इन्वेस्ट जब करते हैं, कोई भी न्यूज़ वगैरह सुनकर या फिर अपने से खुद से रिसर्च करके अगर कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, 2000-3000 करोड़ आराम से ये लोग किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उतने ज़्यादा पैसे अगर किसी भी स्टॉक में लगाए, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिमांड इन्होंने बढ़ा दिया, तो इस वजह से उसकी स्टॉक की जो प्राइस है वो बढ़ती मिलेगी। और अगर किसी स्टॉक में इनकी हिस्सेदारी है लेकिन वो अचानक से इन्होंने सेल कर दिया, क्योंकि ये लोग जब सेल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी, करोड़्स में एकदम सेल करते हैं, तो यहाँ पर इसलिए उसकी जो प्राइस है वो गिरती है। ठीक है। तो इन लोगों की वजह से भी जो कंपनी की शेयर प्राइस है वो गिरती है। ठीक है। और ये हम लोग बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट रूल्स किसी कंपनी के ऊपर आ जाती है तो फिर लोग बेचने खरीदने लगते हैं, तो वही डिमांड एंड सप्लाई चलने लगता है। ठीक है। अगर अच्छी न्यूज़ आ जाती है कोई गवर्नमेंट की, जिसमें जो कंपनीज है उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट करने वाली है रिन्यूएबल सेक्टर की, तो रिन्यूएबल सेक्टर की जो भी कंपनीज है उस पर लोगों की डिमांड बढ़ जाते हैं, लोग बहुत ही ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, तो इस वजह से उनकी शेयर प्राइस बढ़ते देखने को मिली होगी। ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ठीक है। हाँ, जैसे आप कोई भी ब्रोकर के पास जाते होगे, कोई भी ब्रोकर की ऐप में, चाहे वो जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, कोई भी ब्रोकर की ऐप के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको कोई भी शेयर को ओपन करोगे। जैसे देखो, ये एक स्क्रीनशॉट है, पुराना स्क्रीनशॉट है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। ठीक है। अभी 2500 यहाँ पर ये शेयर प्राइस दिखा रहा है, हालांकि अभी लगभग 3000 के लगभग में है रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस। तो यहाँ पर जब आप देखने जाओगे तो आपको उस कंपनी के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी खरीदते वक्त या फिर बेचते वक्त, कि कंपनी में कितने बायर्स हैं और कितने सेलर्स हैं। ये चीज़ें यहाँ पर आप लोग आकर देख पाओगे। ठीक है। ये जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर ये बायर्स हैं और ये इतने सेलर्स हैं, और कितने कितने क्वांटिटी का लोग ऑर्डर लगा रहे हैं। देख सकते हो 729 क्वांटिटी, यहाँ पर 7 लोगों ने ऑर्डर लगाया, तो 7 लोगों को 729 शेयर्स चाहिए। ठीक है। सभी लोगों को मिलाकर किसी को 200, किसी को 400, इस तरह से टोटल यहाँ पर 729 बताया जा रहा है। फिर यहाँ पर 2 लोगों उनको मिलाकर 22 शेयर्स यहाँ पर चाहिए नहीं, यहाँ पर बेच रहे हैं ये लोग। ठीक है। यहाँ पर बेचने वाले ये लोग हैं सेलर्स, एंड यहाँ पर खरीदने वाले हैं, और खरीदने वालों की क्वांटिटी आप लोग देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। प्राइस भी, कितने प्राइस पर लोग कितना खरीदना चाहते हैं, यहाँ पर जैसे देख सकते हो 2504 रुपये 95 पैसे पे यहाँ पर एक बंदा खरीद रहा है और 7 क्वांटिटी खरीद रहा है, 7 शेयर खरीद रहा है। अब यहाँ पर देखो 2505 पर इन्होंने बेचने के लिए लगाया कि नहीं भाई, मैं 2505 रुपये पर बेचूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही इनका प्राइस पहुँचता है, मतलब सेल करने वाले अगर कम अमाउंट में सेल करना स्टार्ट कर देते हैं तो इनका प्राइस रीच कर जाएगा और यहाँ पर इनका ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है। तो जब तक यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे तब तक यहाँ पर इनका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बायर्स चाहते हैं कि कम से कम प्राइस में मैं बाय करूं, सेलर्स चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बेच पाऊं। सिंपल सा यही फंडा है। ठीक है। तो ये लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लगाते देखने को मिलेंगे मार्केट प्राइस से, और ये लोग यहाँ पर कम से कम ऑर्डर लगाते हुए देखने को मिलेंगे मार्केट प्राइस से। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर अगर बायर्स काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन सेलर्स कम है, तो यहाँ पर जो स्टॉक का प्राइस है वो बढ़ता हुआ ही देखने को मिलेगा। अगर सेलर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है लेकिन बायर्स उतने कुछ खास नहीं है, तो यहाँ पर शेयर का प्राइस गिरता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक और स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ पर है ICICI बैंक का। इसमें भी उसी प्रकार से देख सकते हो। ये आपको हर एक जो ब्रोकर्स होते हैं उनके ऐप पर देखने को मिलेंगे कि किस कंपनी पर कितने लोग बिड लगा रहे हैं, मतलब जो बोली होती है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये बोली है। ठीक है। ये बिड लगा रहे हैं यहाँ पर।
एंड यहाँ पर ये खरीदारी करने वाले लोग हैं इतने, और प्राइस वगैरह देखो इन्होंने सेट कर रखा है। यहाँ पर बेचने वालों की देखो प्राइस सेट कर रखा है। तो हमेशा ये लोग बेचने वाले का प्राइस देखोगे तो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, जो प्राइस मतलब शेयर की चढ़ी होगी उसके मुकाबले में। और यहाँ पर खरीदने वाले कम से कम लगा कर रखते हैं। अगर यहाँ पर 653 में ये जो बेचने वाला है ये बेचना चाहता है, लेकिन यहाँ पर खरीदने वाला बोलता है कि नहीं मैं 650 में ही खरीदूंगा, और इनको और कोई सेलर नहीं मिल रहा है, जितने भी मिल रहे हैं सब यहाँ पर 650 या 645 कर रहे हैं, और इन्हें यहाँ पर बेचना है 650 में या 653 में। तो यहाँ पर इनके हिसाब से कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर ज़्यादा बेचने इनकी मजबूरी है या फिर बेचना चाहते ही हैं, तो फिर इनको अपना प्राइस कम करके बेचना पड़ेगा, और प्राइस कम जहाँ की है वहाँ शेयर का प्राइस एकदम गिरने लगेगा। ठीक है, तो शेयर का प्राइस डिपेंड करता है कि सेलर्स कितने ज़्यादा हैं या फिर बायर्स कितने ज़्यादा हैं, कौन ज़्यादा हावी है, बुल या फिर बियर। बाई करने वाले को बुल बोला जाता है, सेल करने वाले को बियर बोला जाता है। मतलब देखो जो मार्केट को ऊपर लेकर जाता है उसे बुल बोला जाता है, और जो नीचे लेकर जाता है उसे बियर बोला जाता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैंने पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है कि किसी भी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है या फिर घटता है, वो क्यों होता है ऐसा। ठीक है, क्यों किसी भी स्टॉक का प्राइस बढ़ते हुए आपको देखने को मिलता है, कभी घटते हुए देखने को मिलता है, और तुरंत भर में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इस तरह से रेंज में फंसा हुआ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, रेंज में क्यों होता है? अगर इसमें बायर्स और सेलर्स लगभग इक्वल हैं, कभी कभी क्या होता है कि बायर्स काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन सेलर्स एक भी नहीं, एकदम जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेयर का प्राइस है वो स्टक हो जाएगा, एक जगह पर ऐसे करके रुक जाएगा, आप ग्राफ में देखने जाओगे तो। ठीक है, इसी प्रकार से जो सेलर्स हैं, सेलर्स काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन बायर्स एक भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से गिरते हुए ऐसे करते हुए देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि स्टक हो गए, कोई भी खरीदने वाला नहीं है लेकिन बेचने वाला बहुत ज़्यादा है। बायर्स इसी प्रकार से, बायर्स काफ़ी ज़्यादा है, खरीदने वाला बेचने वाला कोई भी नहीं है, तो ऊपर जाके रुक जाएगा, तो उसे बोला जाता है अपर सर्किट। ठीक है, सर्किट लगने लगता है, और यहाँ पर लोअर सर्किट लग जाता है कि स्टॉक का प्राइस ही रुक जाता है। कोई भी स्टॉक में आपको ऊपर नीचे देखने को नहीं मिलेगा, एक जगह पर रुक जाता है। ऐसा तब होता है जब सिर्फ एक ही पार्टी के लोग होते हैं, चाहे तो सेल करने वाले सिर्फ होते हैं या तो फिर खरीदने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो अपर सर्किट, लोअर सर्किट, इन चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में जानेंगे। अभी बताने लगा तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, और आपको समझाने के लिए मुझे वीडियो को लॉन्ग करना पड़ेगा, तो वो अलग से अलग वीडियोज में बताई जाएंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अभी आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होंगी कि स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी का प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है, तुरंत भर में ऊपर तुरंत भर में नीचे, ऐसे अप्स एंड डाउन्स क्यों होते रहते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ न्यूज़ वगैरह का इफेक्ट पड़ता है, और न्यूज़ के चलते यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई बढ़ती है। साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाई एंड सेलिंग करते हैं उसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, इसकी वजह से होती है। फिर रेटिंग एजेंसी जो होते हैं वो रेटिंग देते हैं स्टॉक्स के ऊपर, और उसकी वजह से लोग बाई सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, डिमांड एंड सप्लाई होने लगता है, तो उसकी वजह से भी शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पूरी अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होंगी। अगर आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो यार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना। ठीक है, कि हाँ मुझे समझ में आया। और अगर अभी भी कुछ समझने में दिक्कतें हुई या फिर और भी कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।